हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक करंट अफेयर की स्पीडी रिवीजन हम लोग यहां से ले लेते हैं, जिसमें बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग यहां से कंप्लीट करते हैं इस क्लास में। शुरुआत करते हैं बजट से। केंद्रीय आम बजट 2023-24 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना कौन सा 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल बजट कितना था? तो 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से कितना अधिक था? तो ये पिछले बजट से 7.5% अधिक था। ये अमृतकाल का कौन सा बजट था? तो 2023 का बजट जो है ये अमृतकाल का पहला बजट था। तो 4 पॉइंट आप सबको यहाँ से याद रखने हैं। वित्त मंत्री तो आप सबको पता ही है, निर्मला सीतारमण है। बजट कब पेश किया था केंद्र सरकार ने? तो 1 फरवरी 2023 को। ये निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था? तो 5वां बजट था 2023-24 का। कितना बजट अमाउंट पूछे तो 45.3 लाख करोड़ का बजट था, पिछले बजट से 7.5% अधिक और अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल के लिए विजन क्या था? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था जो है ये अमृतकाल का विजन रहा। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि से संबंधित हैं। तो पूछेगा सप्तऋषि में कितनी? तो 7 प्राथमिकताएं वो कौन सी हैं? समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 जो हैं ये प्राथमिकता रही बजट 2023-24 को की, और इसे सप्तऋषि कहा गया। बजट अनुमान की बात करें 2023-24 का, तो कुल व्यय जो है वो 45.03 लाख करोड़ रहा। पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़ रहा। राजस्व व्यय पूछेगा तो 35.02 लाख करोड़ रहा। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा कितनी हुई? तो 27.2 लाख करोड़ की। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 के लिए 26.32 लाख करोड़, और इसके अलावा पूंजी प्राप्तियां 18.70 लाख करोड़। राजस्व घाटा 2022-23 में कितना रहा? तो ये 9.90 लाख करोड़ रहा, जो जीडीपी का 3.8% था। राजस्व घाटा में यहाँ पे दोनों पॉइंट आप सबको ये ध्यान रख लेने भाई। 23-24 में पूछेगा तो 8.69 लाख करोड़ रहा, जो जीडीपी का 2.9% रहा। राजकोषीय घाटा 2022-23 का 16.61 लाख करोड़, जो जीडीपी का 6.4% रहा, जबकि 2023-24 के लिए 17.86 लाख करोड़, जो जीडीपी का 5.9% रहा। और प्राथमिक घाटा 2023-24 में 7.06 लाख करोड़ रहा, जो जीडीपी का 2.3% रहा। तो आप सबको यहाँ पे राजस्व घाटा 2022-23 और 2023-24 और राजकोषीय घाटा 2022-23 और 2023-24 ये जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबको याद रखना है। ये पीडीएफ जो है एसएससी लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे शेयर कर दी गई है। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से आप सब जो है सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टीसीएस के 2023 के जीएस के सभी क्वेश्चन जो हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन के साथ पिन कर दिए गए हैं। वहाँ से आप सब सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इन सब की मैराथन क्लास भी जो है वो भी यूट्यूब चैनल एसएससी लोयल क्लासेज पर अपलोड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केंद्रीय बजट 2023-24 के हम लोग यहाँ से जान लेते हैं। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 7% बढ़ने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत? तो 7%। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 1.97 लाख रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है भारत में। जीएसटी का मासिक राजस्व लगभग कितना है? तो ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहेगा जीएसटी मासिक राजस्व लगभग। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। तो जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत है 2023-24 में? 10.5% है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर ब्याज भुगतान के रूप में पूछा जाए तो 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। ये सीधे सीधे आप सबको पता है कि बजट में एक बिल्कुल डाटा आप सबसे पूछा जाएगा, तो आप सब इसको जो है अपने माइंड में अलग अलग तरीके से इनको सेट कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम भी पूछे गए थे दिल्ली पुलिस एग्जाम में, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो एक बार यहाँ से आप सब इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.9%। राजकोषीय घाटा 2025-26 तो है वो 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नई टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5। वर्तमान में 5 टैक्स स्लैब हैं और अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो टैक्स स्लैब पहले 7 थी, अब टैक्स स्लैब घटाकर कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाले भुगतान भी टैक्स रहित रहने वाला है। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा कितनी कर दी गई है, तो ये 10 करोड़ रुपए इसकी सीमा कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है, तो 25% किया गया है उच्चतम अधिभार को। उसके बाद पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है पूंजीगत निवेश परिव्यय। पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं, तो 47.8 लाख करोड़ जो हैं 47.8 करोड़ जनधन खाते जो हैं पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज एक छोटे छोटे पॉइंट में हम लोग इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, कौन हैं, वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की जो थीम रही, मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय जो है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी। निर्मला सीतारमन ने इसे जारी करा है और इसे तैयार करा गया है वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम लोग यहाँ से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को, जो कि इकोनॉमिक ईयर समाप्त हो रहा है, के लिए 7% रियल वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी और मुद्रास्फीति की विकास दर 6% से नीचे है। तो यहाँ 2 पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष विकास दर जो है 8.7% रही, यानी अर्थव्यवस्था की विकास दर ध्यान रखनी है 7% और 8.7% पिछले वर्ष की। उसके बाद है, पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। पिछले साल 2022-23 के लिए जो जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना था, 8 से 8.5। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो कितने रहने का अनुमान है, 6 से लेके 6.8 जो है 6 से 6.8 भारत की जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी, वास्तविक आधार पर 6.5%। भारत जो है पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरा, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर तो 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 5.5% है। भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 96,522 रुपये है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, और जबकि वार्षिक विकास दर जो है वो 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या कितनी थी। सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में कि आर्थिक सर्वेक्षण या 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या कितनी रही, तो ये 70 लाख से दोगुना होकर जो है 1.40 या 1.4 करोड़ जो है पहुंच गई है। 2022 में कितनी रही, 1.4 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले साल वित्त वर्ष में 6.7% रहा। तो राजकोषीय घाटा पूछेगा तो सीधा याद रखना है 6.4% रहा। सीधा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये संभव हो सकता है कि एक आध बार पढ़ने से आप सबको ये याद ना हो, लेकिन 2-3 बार यहाँ से रिवीजन लीजिएगा और प्रीवियस पेपर को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति की दर जो है वो कितने रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार मुद्रास्फीति की दर जो है वो 6.8% रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। अब 2 बात आप सबको यहाँ से जाननी है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार विदेशी व्यापार के लिए, तो भारत सर्वाधिक निर्यात जो है वो किसे करता है। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात जो है वो किसे होता है, पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद यूएई और फिर यूएई नीदरलैंड और उसके बाद है चाइना। सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। जबकि भारत सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है, चाइना,
पहले स्थान पे, उसके बाद यूएई और उसके बाद आता है अमेरिका। तो यहाँ से भारत जो है सर्वाधिक आयात करता है। तो ये दोनों ध्यान रखने, सर्वाधिक निर्यात और सर्वाधिक आयात। निर्यात सर्वाधिक भारत किसे करता है? अमेरिका को, जबकि भारत से सर्वाधिक आयात जो है वो कहाँ से होता है? चाइना से। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, निर्यात आयात। निर्यात अमेरिका, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड और फिर उसके बाद चाइना, और आयात चीन, यूएई और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं यहाँ से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके। ई कॉमर्स बाजार की बात करते हैं तो वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी ई कॉमर्स जो है वो हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है 2025 तक। कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1 है, जो पिछले साल 2.4 था। शिशु मृत्यु दर जो है वो 38.4 हो गया, जो पिछले साल 46 था। नवजात मृत्यु दर जो है वो 24.9 है, जो पहले कितना था? 29.5 था। नवजात मृत्यु दर 24.9, शिशु मृत्यु दर 38.4 और कुल प्रजनन दर 2.1 रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना कब तक का है, यानी नेट जीरो का संकल्प कब तक के लिए? तो 2070 तक है ये। भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत अक्षमता को लक्ष्य को हासिल कर लिया। 2030 से पहले ही भारत ने हासिल कर लिया। टारगेट रखा गया था 2030 का। गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत अक्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करा है। उसके बाद है वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा भारत 2030 तक। एनजीटी जैसे होता है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पढ़ के आते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है हाइड्रोजन से। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2047 तक भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी किस रूप में हो गया भैया? तो लाइफ इसका नाम आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एक यहाँ पे जन आंदोलन शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 9.3% हो गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग हरित क्रांति पढ़ के आते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। तो ये पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है ये खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो NFSA ध्यान रखोगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वार्षिक वृद्धि से अधिक था। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बना है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा फोन निर्माता भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। अक्टूबर 2022 तक 2359 जो किसान रेलें हैं ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाले वस्तुओं को परिवहन किया है। उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, इसे 2016 में शुरू किया गया था। 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। अब यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट डेट भी ध्यान रख सकते हो। 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी। योजना की शुरुआत टियर 2 और टियर 3 शहरों में उन्नत विमानन संरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना के बाद आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। जबकि पहली उड़ान जो है ये कब शुरू होती है? 27 अप्रैल 2017 को जो है प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू करी थी टायर 2 और टायर 3 शहरों की कनेक्टिविटी के लिए। ये ध्यान रखना, उड़ान की फुल फॉर्म भी आप सब यहाँ से ध्यान रखना। और 2016 से शुरू हुई इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक जो है हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। ये जो PDF है एक बार आप सब यहाँ से इसको जरूर पढ़िएगा। ये PDF कहाँ पे अवेलेबल है? तो आप SSC लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है भाई, SSC लॉयल क्लासेस के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और वहाँ से आप सब जो है एक बार इसको जरूर पढ़िएगा 1-2 बार, क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और एक बार पढ़ते ही समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहली बार ही आप सब इनको पढ़ रहे हैं। तो 2-3 बार आप सबको इनको जरूर पढ़ लेना है। PDF को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देगा, आप सब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिन किए गए हैं वहाँ पे TCS के 2023 के जो क्वेश्चन हैं
TCS 2023 के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ उस फाइल को PDF पिन किया गया है, वहाँ से आप सब जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। यहाँ सबसे पहले है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उसके बाद है पंचामृत योजना। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। पंचामृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए पंचामृत नामक योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने चलाई है? मतलब दोनों ही, पूरा एक सबसे पहले योजना का नाम है, किस उद्देश्य से है और किस राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया है, तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मातृभूमि योजना। इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों या श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा हेतु जो है बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार की योजनाएं हो गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की प्रमुख स्कीम है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके तहत जो है गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। CM आवासीय भूमि अधिकार योजना, सेकंड है CM आवासीय भूमि अधिकार योजना। इसके तहत लाभार्थी परिवारों को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड भी दिया जाएगा। लाडली बहन योजना, CM आवासीय भूमि अधिकार योजना। उसके बाद है थर्ड वन मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार MSME स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋणों को रुपए 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए जो है बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। यानी MSME और स्टार्टअप के लिए जो है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। CM आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश और लाडली बहन योजना जिसके तहत प्रति माह जो है 1000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। तो लाडली बहन योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ पे। मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद है थर्ड वन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये दिए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। उसके बाद है कौशल्या, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। कौशल्या मातृत्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर भी जो है दूसरी बेटी होती है परिवार में तो 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। लाडली बहन योजना जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट स्टेट पे आएंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और कौशल्या मातृत्व योजना। राज्य का नाम पूछेगा तो छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं पश्चिम बंगाल। शिक्षालय परियोजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। माँ की रसोई योजना, सेकंड वन है माँ की रसोई योजना। गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा माँ की रसोई योजना भी शुरू की गई है। और शिक्षालय योजना और माँ की रसोई योजना, राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की इंपॉर्टेंट स्कीम जानते हैं। घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उड़ीसा सरकार के द्वारा घर पर पोषण योजना शुरू की गई है। उसके बाद है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना भी उड़ीसा के द्वारा कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है कर्नाटक। जन संपदन योजना।
जनता की शिकायतों के निवारण के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जन संपादन योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा कर्नाटक के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जन सेवक योजना। सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए जो है जन सेवक योजना की शुरुआत भी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। गुजरात पे आइएगा। इसके बाद वतन प्रेम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। यानी वतन प्रेम योजना गुजरात के द्वारा है। गो ग्रीन योजना भी जो है वो गुजरात की है। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहन की खरीद पर छूट प्रदान करने के लिए जो है गो ग्रीन योजना की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। आप सब जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है इनकी PDF, जिस PDF को हम लोग पढ़ रहे हैं, SSC लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से आप सब जो है इस PDF को लीजिएगा और एक बार फटाफट से रिवीजन भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। SSC लोयल क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप सब अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट आती रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सबको वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, झारखंड सहाय योजना। माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु झारखंड सरकार के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाएगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। केरल में आते हैं, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। एक पंचायत, पहले एक स्कूल एक IAS की बात भी थी और अब एक पंचायत एक खेल मैदान योजना है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक पंचायत को उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करनी होगी। एक पंचायत एक खेल मैदान जो है इस योजना की शुरुआत भी केरल के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है पुधुमई पेन योजना। सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए पुधुमई पेन योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद है स्वास योजना। स्वास से पता चलता है स्वच्छता। स्वास योजना स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास योजना की शुरुआत भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आते हैं मोंदम मंजपई योजना। प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैलों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मोंदम मंजपई योजना की शुरुआत की गई है। पुधुमई पेन योजना, स्वास योजना और मोंदम मंजपई योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को 67 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कृषि को और बागवानी को। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट देखो तेलंगाना। आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना ये वृद्धों और विधवाओं और बॉडी श्रमिकों के लिए पेंशन कल्याणकारी योजना है। तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो तेलंगाना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना बीमा योजना ये पेपर में पूछी जा चुकी है दोस्तों। नेथन्ना बीमा योजना, इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है तेलंगाना में, नेथन्ना बीमा योजना। नेक्स्ट देखो राजस्थान। महिला निधि योजना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महिला निधि योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको पेपर में पूछा जा चुका है भाई SSC के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। रोजगार से संबंधित है जो शहरी रोजगार हो गया है, एक तो नरेगा हो गया ग्रामीण क्षेत्र में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक बीमा कवर मिलेगा, राजस्थान के द्वारा। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, बैक टू वर्क योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है। महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना,
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं? तो आंसर होगा राजस्थान के द्वारा इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। जिव्हाला योजना, पेपर में टीसीएस ने पूछ लिया भाई। जिव्हाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन जो है वो दिया जाएगा। जिव्हाला योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। जिव्हाला एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हरियाणा। चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा चिराग योजना के तहत। चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ई अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र को 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा। ई अधिगम, इंग्लिश में कहेंगे ई लर्निंग स्कीम। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं को पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें वित्तीय संस्थान के द्वारा 3 लाख तक के नम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। खेल नर्सरी योजना 2022-23 निजी सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थाओं में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा की इंपॉर्टेंट स्कीम है चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, ई लर्निंग स्कीम, मातृशक्ति उद्यमिता योजना और खेल नर्सरी योजना। ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। नेक्स्ट है, एक और है हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, भी ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत भी की गई है। दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। श्रमिक मित्र योजना। नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध करवाना होगा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। YSR से नाम से ही पता चल जाएगा, YSR जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हुए। तो YSR यंत्र सेवा योजना, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं उत्तराखंड पे। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को पेपर में पूछा जा चुका है भाई। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। हिम प्रहरी योजना, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। हिम प्रहरी योजना, ये योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी योजना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। कश्यारी कल्याण योजना, कश्यारी कल्याण योजना पहाड़ी क्षेत्रों को ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक का चारा उपलब्ध करवाने के लिए कश्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना और कश्यारी कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जम्मू कश्मीर में परवाज योजना, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने के लिए परवाज योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में। नारी को नमन, ये पेपर में पूछा गया भैया। नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है विद्यारथ, विद्यारथ जो है असम में। स्कूल ऑन व्हील्स योजना आर्थिक रूप से कमजोर और विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विद्यारथ या स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत असम में की गई है। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है जो असम में शुरू की गई है। स्वनिर्भर नारी योजना। नेक्स्ट है बिहार, हर घर गंगा जल योजना 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगढ़, गया, बोधगया एवं नालंदा को उपलब्ध करवाने हेतु बिहार में हर घर गंगा जल योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख तक की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार में। पंजाब लोक मिलनी योजना, तो नाम से पता चला लोक मिलनी, थोड़ा सा भाषा का फर्क है। तो पंजाब जनसंपर्क को बढ़ावा देना तो राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करने के लिए लोक मिलनी योजना की शुरुआत पंजाब में। मेरा घर मेरे नाम योजना, ये तो पहले है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है भाई, इसको याद कर लेना। मेरा घर मेरे नाम योजना, इस योजना के तहत गांव और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। पंजाब सरकार के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा ऑन विद लर्न स्कीम योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया। तो ये स्कीम त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सीएम चाह श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीएम चाह श्रमी या चाय हो गया है श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत जो है त्रिपुरा के द्वारा की गई है। तो ये त्रिपुरा की स्कीम है। तो स्टेट वाइज हम लोगों ने यहाँ से स्कीम को पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट हमारी स्कीम है 50 तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट यहाँ से स्कीम बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ से कर लिया है। यानी यहाँ पर हम लोग जो हैं भारत के इम्पोर्टेंट संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख, सचिव, इन सबको पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी इस पे जानते हैं। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, नंबर ध्यान रखेंगे 14वां है इनका। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका नंबर भी 15वां है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं जबकि उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। आप सबको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकसभा 17वीं चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वर्तमान में भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। ये 50वें 50th कह सकते हैं आप लोग, 50वें जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले न्यायाधीश आप सबको पता HJ कानिया पहले न्यायाधीश थे। 49वें इनसे पहले अगर आप सबसे पूछा जाए तो UU ललित थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। महान्यायवादी अगर पूछे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर होगा R वेंकट रमणी जो हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हैं। NGT के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, NGT के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल जो हैं वो NGT के अध्यक्ष हैं, आदर्श कुमार गोयल। संसदीय प्रमुख पे बात करते हैं। वर्तमान में सभापति राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सभापति जो हैं वो कौन होते हैं? तो देश के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। राज्यसभा के उपसभापति अगर पूछा जाएगा तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। उपसभापति जो हैं वो राज्यसभा सदस्यों में से ही होते हैं। उसके बाद है महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो PC मोदी जो हैं वो राज्यसभा के महासचिव हो गए हैं। नेता विपक्ष अभी है नहीं। सत्ता पक्ष में राज्यसभा में नेता कौन है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल। लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं। नेता विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के नेता हो गए हैं लोकसभा में। और महासचिव जो हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह जो हैं लोकसभा महासचिव हैं, जबकि राज्यसभा महासचिव PC मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी हो गए हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि चुनाव आयुक्त की बात करोगे तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त भी ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त ही पूछे जाते हैं। अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन उप चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में कैग और CGA के जान लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं और महालेखा नियंत्रक CGA SS दुबे 28वें महालेखा नियंत्रक हो गए हैं SS दुबे।
नेक्स्ट देखो सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति जो हैं राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष वी से वायुसेना, वी से वी.आर. चौधरी 27वें। नौसेना के अध्यक्ष कौन हो गए? आर. हरि कुमार। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे 29वें, आर. हरि कुमार 25वें हैं। सीडीएस सेकंड सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान, सैन्य में कटियार मनोज कुमार कटियार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो हैं महानिदेशक हैं सैन्य अभियान के। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल रहने वाली हैं, सचिव एवं सलाहकार, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं। कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गाभा हैं वर्तमान में, कैबिनेट सचिव राजीव गाभा। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। रक्षा वित्त सचिव, रक्षा एक पूछेगा वित्त सचिव, एक पूछेगा रक्षा सचिव और एक पूछेगा रक्षा वित्त सचिव। ध्यान रखना, रक्षा कौन करते हैं? रक्षा करते गिरिधर, है ना, गिरिधर सबकी रक्षा करते हैं। वित्त टीवी, वित्त अगर अच्छा होगा आपके पास वित्त है तो आप टीवी ले आएंगे, तो वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। रक्षा कौन कर रहे हैं? गिरिधर। और रक्षा वित्त सचिव पूछेगा तो गार्गी कोल आंसर हो जाएगा, गार्गी कोल। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वर्तमान में विदेश सचिव हैं। गृह सचिव कौन हो गए हैं? अजय, घर की भलाई के बारे में सोचेंगे, घर की भलाई, अजय कुमार भल्ला जो हैं ये गृह सचिव हो गए हैं वर्तमान में। राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप सबको पता ही है, अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछेगा तो पंकज कुमार सिंह जो हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार में पूछेगा तो अजय कुमार सूद हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा और प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाभा। घर पे भलाई तो अजय कुमार भल्ला। रक्षा गिरिधर करेंगे, वित्त टीवी ले आएंगे वित्त होगा तो। और रक्षा वित्त सचिव में गार्गी कोल। और विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वर्तमान में विदेश सचिव हो गए हैं। तो ये पूरी टेबल भैया आप सब याद रख लीजिएगा। और इस पीडीएफ को जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से एक बार जरूर पीडीएफ से भी रिवीजन ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, सबसे पहले नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के बारे में आप सबको पता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और ये जो है इसकी पूर्ववर्ती संस्था के बारे में अगर हम लोगों से पूछें तो प्लानिंग कमीशन रहा, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अगर आप सबसे पूछेगा नीति आयोग के तो सुमन कुमार बैरी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ अगर पूछे तो BVR सुब्रमण्यम जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हो गए हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 22वां विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम है हंसराज गंगाराम अहीर, ये वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एस किशोर जो हैं कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन के अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार माथुर हैं, 7th पे कमीशन 7वां वेतन आयोग के। लोकपाल कौन है? तो लोकपाल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हो गए हैं। 15वें वित्त आयोग की अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग जो है भारत का, इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अनुसूचित जनजाति ST आयोग हो गया है, जबकि अनुसूचित जाति
यानी एससी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के 8वें अध्यक्ष हो गए हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो जो हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं प्रियांक कानूनगो। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो सरदार इकबाल सिंह जो हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। ये जो पीडीएफ है दोस्तों 2 पेज की, ये एसएससी लोयल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप सब टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही पीडीएफ जो है या टीसीएस के 2023 के सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वो भी शेयर कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पर विद डिटेल सॉल्यूशन, और उसको पिन कर दिया गया है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख जान लेते हैं। इसरो की बात करते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती। उसके बाद है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हो गए हैं। उसके बाद है निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती जो हैं बार्क के अध्यक्ष हो गए हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। उसके बाद है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष हो गए हैं। उसके बाद है CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ये पेपर में बहुत पूछा गया है, नलथम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। ये बहुत बार TCS ने SSC के एग्जाम में पूछ लिया भाई, इसको जरूर तैयार कर लेना इस टॉपिक को। नेक्स्ट देखो, अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, इसके अध्यक्ष हैं T रामासामी। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हो गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी क्लास में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख और उसके साथ साथ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में अपने टॉपिक में कंप्लीट करा। तो एक बार रिवीजन आप सब जो है पीडीएफ से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हैं 2023 के इंडेक्स और उस इंडेक्स में भारत का स्थान यानी रैंकिंग से संबंधित अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक फटाफट से छोटी सी क्लास हम लोग इस टॉपिक की कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो इसे जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल देश इसमें सम्मिलित हैं कितने? 120। पहले स्थान पर रहता है स्वीडन और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा? तो 67वें स्थान पर रहता है भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारीकर्ता संगठन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सम्मिलित देश हैं 163 और शेष स्थान पे है आइसलैंड और भारत का जो स्थान रहा इसमें 126वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वां रहा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारीकर्ता संगठन है हेनले एंड पार्टनर्स। सम्मिलित देश है 193। पहले स्थान पे है सिंगापुर सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के साथ सिंगापुर, जबकि भारत का इसमें स्थान है 80वां 80th नंबर पे है, 80वां स्थान ध्यान रखेंगे। और वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। ये क्वार्टरली जारी होता है, लास्ट टाइम का आप इसे ध्यान रख लीजिएगा 80, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भी वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी पहले स्थान पे जो है आइसलैंड है और भारत का स्थान जो है वो 127वां है। भारत 127वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में। नेक्स्ट पे आते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा। टोटल सम्मिलित देश हैं 64 और पहले स्थान पे है इसमें डेनमार्क। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क पहले स्थान पे है, जबकि भारत की रैंक है इसमें 40 प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट देखो, इसके बाद सतत विकास रिपोर्ट 2023, जारीकर्ता संगठन है सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष देश है फिनलैंड। सम्मिलित देश कितने हैं? तो 166 देश इसमें सम्मिलित हैं और भारत का स्थान है इसमें 112वां। किसमें? सतत विकास रिपोर्ट में जो है भारत 112वें पायदान पे है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 का है। जारीकर्ता संगठन है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस का है, यूएस की एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित देश हैं 55, पहले स्थान पे है इसमें अमेरिका और भारत का स्थान है इसमें 55 में से 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 42वां स्थान था भारत का। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस फ्रीडम। जारीकर्ता संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। सम्मिलित देश कितने हैं? तो 180 टोटल देश हैं। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान अगर पूछे तो 161वां स्थान जो है इसमें भारत का है। आप सब वीडियो के बाद जो है एक बार SSC लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, विजिट करिएगा SSC लॉयल क्लासेस, और इसको इस PDF में से, ये PDF शेयर की गई है वहाँ से आप सब जो है इसकी रीडिंग लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। SSC लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और अलग अलग तरह की PDF 2023 के सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज भी जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पिन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जारीकर्ता संस्था या संगठन है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। टोटल सम्मिलित देश अगर पूछेगा तो 139 139 देश हैं। पहले स्थान पे है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सिंगापुर और भारत का स्थान है इसमें 38वें पायदान पे है भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें पायदान पे रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जारीकर्ता संस्था या संगठन है द हेरिटेज फाउंडेशन। तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। सम्मिलित देश पूछेगा तो 180 हैं और पहले स्थान पे जो है वो सिंगापुर रहा और भारत का स्थान है इसमें 131वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट पे आओ, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जारीकर्ता संस्था या संगठन हुरून के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित देश कितने हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? 138 हैं। पहले स्थान पे है अमेरिका और भारत का स्थान है इसमें तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जारीकर्ता संस्था या संगठन पूछेगा तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल सम्मिलित देश पूछे 136 हैं। इसमें तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे खुशहाल देश या शहर कौन सा है, तो फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश रहा और भारत का स्थान इसमें 126वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे है इसमें फिनलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो स्विस की फर्म है IQ एयर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें टोटल सम्मिलित देश पूछेगा 131 हैं और पहले स्थान पे है चार्ड और भारत का इसमें स्थान है 8वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 131 में से भारत 8वें स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे है चार्ड। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जारीकर्ता संगठन है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP। पहले स्थान पे है इसमें अफगानिस्तान और भारत का इसमें स्थान है 13वां। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023,
जारीकर्ता संगठन जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे है डेनमार्क और भारत का स्थान है इसमें 8वां। नेक्स्ट देखो इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन की संस्था है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल देश इस बार 125 रहे हैं। पहले स्थान पे बेलारूस है और भारत का इसमें स्थान 111वां है। 111वें स्थान पे रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022 का है ये। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो इसे जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 180 हैं। पहले स्थान पे डेनमार्क है और भारत का इसमें स्थान है 180, तो 180वीं रैंक पे रहा भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 में से ही। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक 2021 जारीकर्ता संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत बार ये पूछा जाता है हम सबसे। सम्मिलित देश 191 है, पहले स्थान पे रहता है स्विट्जरलैंड और भारत का इसमें स्थान रहा 132वां। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पे रहा। तो ये थे हमारे सभी इंडेक्स और रिपोर्ट, जहां से हम सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भारत एवं विश्व में प्रथम 2022 और 23 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आप सभी के बीच पहला ही क्वेश्चन है और वन लीनियर टाइप क्वेश्चन है। आज सीधे सीधे भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर नाम लिसा का अनावरण जो है वो किसने किया है? ओडिशा टीवी ने जो है भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर, एंकरिंग का मतलब समझ गए हैं कि ये जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हैं और न्यूज़ सुनाएंगे आपको, समाचार पत्र पढ़ के सुनाने का काम करेंगे। तो ओडिशा टीवी ने इसका अनावरण करा है, लिसा नाम ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो है वो किसने लॉन्च करा है? मीथेन से उड़ने वाला दुनिया का पहला रॉकेट चाइना ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किसने करा है? तो हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ जो है वो हरियाणा से किया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी हरियाणा से। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राष्ट्र कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? केरल। और केरल की हाईकोर्ट ही जो है वो पहली देश की पेपरलेस हाईकोर्ट भी है। हाईकोर्ट जो कौन सी है भाई? पेपरलेस, तो वो भी केरला की है, केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य हो गया है भारत का। बाल बजट तैयार करने वाला यानी बाल बजट सबसे पहले किस राज्य ने पेश करा है? तो बाल बजट मध्य प्रदेश राज्य ने हो जाएगा। कृषि का अलग से बजट जो है वो किसने पेश करा है? तो राजस्थान ने। कृषि बजट जो है वो किसने पेश करा है? राजस्थान ने जो है सबसे पहला कृषि बजट पेश करा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा है? तो वायनाड केरल का पहला ODF प्लस जिला हो गया है। और ये पूरी की पूरी PDF जो है SSC लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे PDF शेयर की गई है। तो क्लास के बाद आप सब जो हैं अपनी रिवीजन भी इस PDF से कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। चलने का अधिकार लागू करने वाला, चलने का अधिकार का मतलब है सड़कों के किनारे फुटपाथ या साइकिल ट्रैक जो होगा वो साथ में वो कंपलसरी कर दिया है। तो कौन से राज्य है ऐसा जिसने चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है? पंजाब। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची। मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित शहर हो गया, सौर ऊर्जा, सांची। और भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अगर आप सबसे गाँव पूछा जाएगा तो गुजरात का मोढेरा, गुजरात का मोढेरा गांव जो है पहला सौर संचालित गांव हो गया है। नेक्स्ट पे आइएगा, भारत का पहला केबल स्टे रेंज ब्रिज जो है वो कौन सा है? तो अजीखड जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश दुनिया का आयरलैंड, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश।
विश्व का पहला है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है असम में स्थित है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? तो भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी होगी? तो कलकत्ता मेट्रो जो है पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो होगी। हत्या के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव हो गई हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सालिजा धामी। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? सालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला। चलने का अधिकार वाला भी कौन सा पढ़ के हैं? तो ये चलने का अधिकार जो है ये पंजाब का हो गया है। चलने का अधिकार पंजाब। जल बजट केरल से पढ़ के आए हैं और स्वास्थ्य बजट हो गया है राजस्थान का। बाल बजट हो गया है मध्य प्रदेश का और कृषि का अलग से बजट पेश करा राजस्थान ने। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय और क्षेत्रीय भाषा में जो है लिसा नाम से जो है एंकरिंग करेंगे ओडिया टीवी से। किसने अनावरण करा? तो ओडिया टीवी ने। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? तो इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में स्थित है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा जो है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पे है? हैदराबाद में। और ग्रेन एटीएम अगर पूछा जाए अनाज एटीएम या ग्रेन एटीएम तो ये कहाँ पे? हरियाणा में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखो इसके बाद भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पार्क पड़ गया है कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो ये असम में हो गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। और अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। 100% हर घर जल घोषित वाला राज्य गुजरात हो गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा जो गुजरात का है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया है मोढेरा। सन टेम्पल भी है यहाँ। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से चली भाई? तो चेन्नई से बेंगलुरु चली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे? सिगंग हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया? तो वडोदरा। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर वडोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। गति शक्ति पोर्टल की जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गति शक्ति पोर्टल गुजरात ने लागू करा है। नेक्स्ट है देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत। तो पुलमपारा केरल का देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत हो गई है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। हर घर आरओ से जल वाला पहला गांव कौन सा है? तो भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का आरओ से जल वाला पहला गांव हो गया है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस का नाम क्या है? तो गोपिका गोविंद जो हैं केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस हो गई हैं। खाद्य सुरक्षा एटस वाला भारत का तीसरा राज्य है झारखंड है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे है? तो गया बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में।
हर घर जल प्रमाणन पर पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य है, तो जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है गोवा। हर घर जल 100% जल वाला ऐसा तो गुजरात, ध्यान रखना है। आरओ वाला गांव भरतौल उत्तर प्रदेश का, और प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य है गोवा। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत, जिसे INS 1 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज है ये। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर, गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है केरला। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर आप सबसे पूछे तो फटाफट से कमेंट करना है क्या हो, कौन है। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू। बालिका पंचायत का गठन किसने करा है, गुजरात ने। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया, बिहार में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है, तो आगरा। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड में है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुरवा, उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा हो गया, तो इक्वेडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वेडोर है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर हो गई है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत पूछे तो जम्मू कश्मीर। ऊपर पढ़ के आए थे पहला गांव कार्बन न्यूट्रल अगर पूछेगा तो भिवंडी पढ़ के आए थे महाराष्ट्र में। डिजिटल प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है, तो नागालैंड भारत की पहली कागज रहित विधानसभा है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला भारत का दुनिया का पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है, केली, कोची जो है केरल में भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है। और पानी के नीचे मेट्रो चलाने वाला भारत का पहला देश, अब पहली मेट्रो कौन से, तो कलकत्ता मेट्रो पढ़ के आए हैं। भारत का पहला हेली हब जो है वो कहाँ पे, गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला हेली हब है। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट जो स्टेचू हैं भारत के, उन सबको अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलेगा, क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति कह सकते हैं, या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हो गया है इंग्लिश में। अगर आप सब देखें, यहाँ से आप सब इमेज भी देख सकते हैं, और हम जानेंगे इनके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो हम सबसे सीधे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं कि स्टैच्यू है कहाँ पे, किसकी स्टैच्यू है, दूसरा इसकी ऊंचाई। 3 पॉइंट आप सबको यहाँ पे ध्यान रख लेने हैं। सबसे पहला, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इसकी हाइट पूछी जाए तो 216 फीट या 65.5 मीटर जो है इसकी हाइट है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऊंचाई कितनी है, 216 फीट या फिर 65.5 मीटर। और किसकी प्रतिमा है ये, तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा हो गई है। नेक्स्ट पे आइएगा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है कहाँ पे, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। 70 फुट ऊंची प्रतिमा है, किसकी है ये, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है, तो श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, जो बेंगलुरु के संस्थापक हुए हैं। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो हुए थे वो रामवन जी सुथार थे। तो रामवन जी सुथार पे भी पेपर में क्वेश्चन आता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी को भी उन्होंने ही जो है मूर्तिकार कहेंगे, डिजाइन करा था। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पे है, बेंगलुरु में। हाइट कितनी है, 108 फीट है। किसकी प्रतिमा है, तो श्रीनाथ प्रभु में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा हो गई है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, तो रामवन जी सुथार इसके मूर्तिकार हुए। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट ऊंचाई के साथ, तो बेंगलुरु का सबसे टालेस्ट स्टैच्यू हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद स्टैच्यू ऑफ पीस। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंचा है ये स्टैच्यू ऑफ पीस। ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है।
जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा है स्टेचू ऑफ पीस। कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के पाली के जैतपुरा में स्थित है स्टेचू ऑफ पीस। नेक्स्ट देखिएगा, श्री रामानुजाचार्य की स्टेचू, ये भी स्टेचू ऑफ पीस है, लेकिन इसमें लिखा है ना श्री रामानुजाचार्य के स्टेचू ऑफ पीस, ये शांति की प्रतिमा। ये 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है स्टेचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य। तो लिखा होगा श्री रामानुजाचार्य का स्टेचू ऑफ पीस। और एक सिंपल हम लोग यहाँ पे पढ़ गए हैं स्टेचू ऑफ पीस। तो राजस्थान के पाली जिले में वो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति थी, और ये जो है इसमें नाम में ही लिखा है रामानुजाचार्य का स्टेचू है ये स्टेचू ऑफ पीस। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इसका अनावरण 2022 में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर ऊंचाई के साथ स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था, और इस मूर्ति के शिल्पकार भी कौन हुए थे? तो रामवंश सुतार जो हैं वो इस मूर्ति या इस प्रतिमा के भी शिल्पकार थे। तो इसके ऊपर तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है, 112 मीटर 369 फुट ऊंचाई के साथ राजस्थान के नाथद्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है भगवान शिव की प्रतिमा हो गई है, विश्वास स्वरूपम। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है वो किसकी है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 मीटर है, 112 मीटर ऊंचाई की है ये प्रतिमा। तो ये सभी स्टैचू जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधा सीधा टू द पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से इनकी बात करी कि कहाँ पे स्थित है, इनकी ऊंचाई कितनी है, या वो पॉइंट जो इनसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस PDF को जो है SSC लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके भी एक बार रीडिंग ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।